जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ एनालिसिस। लग रहा है मेरी तो ना ये लाइन जो है वो तकिया कलाम बन गई है। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक इतनी आईपीओ आ रहे हैं और हो क्या रहा है, 5 तारीख से 7 तारीख तक आईपीओ आया, 7 तारीख से 9 तारीख तक 1 2 3 आईपीओ आ गए। ये वाले में लगाऊं, ये वाले में लगाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एनालिसिस करेंगे एक एक आईपीओ करके। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. जना स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ आया है। अब देखेंगे कितने वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं, क्योंकि भाई पीएसयू बैंक्स वगैरह तो भाग ही रहे हैं, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, उज्जीवन, ये वो सब भाग रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई बहती गंगा में हम भी आईपीओ ले ही आ जाते हैं, जब मार्केट बुलिश है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपीओ लाए हैं तो एनालिसिस भी करेंगे, लगाना है नहीं लगाना है, और लगाना है तो कितने लॉट्स लगाने हैं, और नहीं लगाना है तो क्यों नहीं लगाना, या बाद में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। सारे सवालों के जवाब आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ब्रेकआउट स्टॉक के फरवरी के 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स, ये वीडियो जरूर देख लेना। आईपीओ एनालिसिस, बीएलएस आईपीओ, फिर उसके बाद नोवा, ये सब आपको यहां पर मिल जाएगा। हम लोगों ने बीएलएस देख लिया, एपीजे देख लिया, राशि पेरिफेरल्स देख लिया, अब बारी आई है जना स्मॉल फाइनेंस की, फिर इसके बाद आएगी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस की, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं जना स्मॉल फाइनेंस से। देखते हैं जरा बिजनेस मॉडल क्या है, किन लोगों की कैटेगरी को सर्व करते हैं, क्योंकि नाम आ रहा है स्मॉल फाइनेंस। समझते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, ऑलमोस्ट 17-18 साल पुरानी कंपनी हो गई। जना स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये एनबीएफसी थी। एनबीएफसी क्या होते हैं, जो डिपॉजिट्स वगैरह नहीं लेते हैं, सिर्फ लोन 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 ही देते जाते हैं। बैंक वो होता है जो लोन भी लेगा, डिपॉजिट्स भी लेगा, एफडी भी करेगा। प्राइमरी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, टर्म लोन्स टू एनबीएफसीज, लोन्स अगेन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टू व्हीलर लोन्स, गोल्ड लोन्स वगैरह। ठीक है। जना स्मॉल फाइनेंस एसएफबी ऑफर्स वेरियस अनसिक्योर्ड भी है। ये तो जा रहे देखो सिक्योर्ड थे, टू व्हीलर, गोल्ड, एफडी, ये सब सिक्योर्ड थे। ये अनसिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट्स भी देते हैं स्मॉल और माइक्रो बिजनेस को, एग्रीकल्चर वगैरह को। मेजर प्राइमरीली बिजनेस कहां पर आया, ये आ गए 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी इंडिविजुअल लोन्स फॉर होम इंप्रूवमेंट या रेयर, आपको घर की मरम्मत करानी है, घर ठीक कराना है। इंडिविजुअल लोन्स फॉर स्कूल फीस, स्कूल कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाना है। इंडिविजुअल पर्सनल लोन्स फॉर डेट कंसोलिडेशन, फैमिली फंक्शंस, अच्छा ठीक है, शादी के लिए जो लोग पागल होते हैं ना, जो शादी पे ढेर सारा खर्चा करते हैं और लोन लेके करते हैं, बहुत ही गलत बात है। मैं पर्सनल रीजन से बता रहा हूं, आप लोगों को पब्लिक खुश करने के लिए अब डेट तो बिल्कुल ही मत लो। एनीवे, वापस आते हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड बिजनेस पर्पस, नीचे आते हैं। ग्रोथ देखें जरा, कंपनी का ग्रोथ क्या बोल रहा है। द कंपनी प्रोवाइड्स डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज प्लेटफॉर्म सच एज मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, आजकल यार वो सबके पास आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। द बैंक ग्रॉस सिक्योर्ड एडवांसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 मिलियन टू 99,000 मिलियन, ऑलमोस्ट डबल हो गया एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर। इनफैक्ट मार्च 21 से मार्च 23 तक ये डबल हो गया, जिसकी एक सीजीआर कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है 39, 40% से ग्रो हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है। एज ऑफ मार्च 23 द बैंक हैज 750 आउटलेट्स एंड अक्रॉस 22 स्टेट्स, पूरे भारत में फैला हुआ है। यही नहीं कि जैसे अभी देखा था तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आया था, सिर्फ उधर साउथ की तरफ ही काम कर रहा था, बट ये नहीं, ये कह रहे हैं हम हर जगह जाएंगे। एंड 2 यूटीज में भी है, इंक्लूडिंग 272 अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स। चलिए, द बैंक हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ऑलमोस्ट 12 मिलियन, यानी 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों को सर्विसेज दे चुके हैं। एज ऑफ मार्च में इनके हो गए थे 4.5 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स। ये एक्टिव है, ये ओवरऑल है। ठीक है, आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पे। अभी तक बिजनेस मॉडल की बात करी जाए, बिजनेस मॉडल ठीक लग रहा है, जो एक बैंक का होना ही चाहिए, कुछ एक खासा तो ऐसा नहीं है कि हाँ, बट हाँ, ये जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट था 40% का, ये एक अच्छा दिख रहा था। आईपीओ डेट्स 7 तारीख को आएगा, 9 तारीख तक, 3 तारीख तक रहेगा। अलॉटमेंट आएगी 12 तारीख को। शेयर्स या रिफंड, जिसको अलॉटमेंट मिलती है उसको शेयर्स मिलेंगे, जिसको नहीं मिलता बाबा जी खटुल्लू, उसे मिलेगा रिफंड। और 14 तारीख को यानी वैलेंटाइंस डे पर इनका होगा वैलेंटाइंस। अब देखते हैं केक कटेगा या नहीं कटेगा। चलो, फेस वैल्यू, जस्ट 1 मिनट। फेस वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड रखा 393 टू 414,
414 414 रुपए का प्राइस बैंड रखा, 36 शेयर्स का एक लॉट रखा है। कंपनी यानी बैंक बोल रही है मेरे को चाहिए 570 करोड़, कंपनी बोल रही है मुझे चाहिए 570 करोड़, जिसके लिए मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूं। बट इसमें से 81% मुझे चाहिए फ्रेश इशू, बट बाकी का जो 19% है वो ओएफएस में जाएगा। यानी ये 108 करोड़ रुपए कंपनी के पास नहीं जाएंगे। ये समझ लेते हैं क्यों। ये मैंने पास्ट में भी समझाया है, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज जितनी बार लो कोई बुराई नहीं है उसे लेने में। बैंक ने बोला, यानी जना ने बोला कि मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, मेरे को फंड्स चाहिए। तो उन्होंने कहा बढ़िया बात है, दो तरीके पैसा उठाने के। अब पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि आगे देंगे, जो आपसे पैसा उठाएंगे वो लोन के पर्पस में आगे जाएगा। तो उन्होंने कहा दो ऑप्शन है, या तो डेट उठा लो या फिर फॉर एग्जांपल इक्विटी से उठा लो। डेट से उठाओगे तो यहां पर हर महीने या हर क्वार्टर में इंटरेस्ट सर्व करना पड़ेगा, 5%, 6%, 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये एक लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, पैसा वापस देना ही देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों डूब गई, यूनिटेक ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप, फिर उसके बाद एचडीआईएल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों गिर गई? क्योंकि उनके पास डेट इतना ज्यादा हो गया था, ये डेट सर्व ही नहीं कर पा रहे थे। यहां पर इक्विटी में कोई लायबिलिटी नहीं है कि मुझे हर महीने हर क्वार्टर में आपको पैसा बनाकर देना ही देना है। तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, इक्विटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इक्विटी की तरफ भी दो तरीके हैं। पहला प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं होती है कंपनी, यहां पर यानी फॉर एग्जांपल आई शुड से लिस्टेड, ये एक्सचेंज में आई शुड से आईपीओ लिख देता हूं, तो यहां पर मार्केट में लिस्ट होगी कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, शेयर जो है वो बहुत कम दाम पे दिए जाते हैं। जैसे आपका आजकल जो चल रहा है वो है शार्क टैंक, मैं अपनी कंपनी का 5% दूंगा 10 लाख के लिए, वो क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट, वो वहां पर ट्रेड नहीं होता। दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब इन्होंने कहा ठीक है हम आईपीओ लेकर आते हैं, हम फंड रेस करेंगे। तो ये चार्ट समझ आ रहा है, डेट की तरफ नहीं गए, इक्विटी की तरफ गए, इक्विटी में भी प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं गए, आईपीओ की तरफ आ गए, कंपनी लिस्ट करवाने आ गए। इन्होंने कहा मुझे चाहिए 570 करोड़ रुपए। 570 करोड़ रुपए में से इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल जो भी वो बनकर आया था चार्ट, 81% जो है 81% जो है वो है फ्रेश इशू। तो ये पैसा तो कंपनी के रिजर्व्स में जाएगा। ये जो 19% है वो यही बंदा अपना माल सेल कर रहा है, तो ये पैसा इसके खाते में जाएगा बैंक के पास। ये जो बाकी 19 करोड़ था यानी 108 करोड़ के आसपास, वो इस बंदे के पास जाएगा जो अपना माल बेच रहा है। प्रमोटर हो सकता है, प्रमोटर ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सेलिंग शेयर होल्डर हो सकता है। मामा अर्थ में कितने लोगों ने अपना माल बेचा, और आई शुड से पेटीएम में कितने लोगों ने अपना माल बेचा। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी जो आईपीओज आ रहे हैं उनके भी इसी तरीके से एनालिसिस करने हैं। अब प्राइस बैंड तो देख ही लिया 414 रुपीस पे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। बैलेंस्ड है, 81% फी फिर भी कंपनी के पास जा रहा है, सिर्फ 19% है जो बाहर जा रहा है। बैलेंस्ड है, कुछ बुरा नहीं है। नेक्स्ट, कितने कितने लेकर आ रहे हो जरा मुझे तो वो बताओ। ओहो हो, चलिए क्यूआईबी को बोल रहे हैं कि भाई आपको 50% से ज्यादा नहीं देंगे, मैक्सिमम टू 50% है। बट रिटेल वालों को बोल रहे हैं कि आपको 35 प्लस मिलेगा, कम उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एचएनआई को कह रहे हैं आपको 15 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो हम लोग रिटेल की तरफ जाएंगे क्योंकि यहां पे कोटा ज्यादा है। यहां पर बोल रहे हैं रिटेल वालों को एक लॉट लगाओगे 14,904, 96 रुपीज रह गया, वो रह गया एसटीटी ब्रोकरेज वगैरह लिख लेना। 13 लॉट्स लगाते हो 2 लाख के नीचे है तो 13 लॉट्स लगा पाओगे रिटेल वालों में। एचएनआई कैटेगरी में जाते हो तो यहां तक जाओगे 14 लॉट्स और 67 लॉट्स के लिए। चलिए जी, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओहो, शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ 25%, सिर्फ 25% है कंपनी के पास, बैंक के पास, प्रमोटर के पास, बाकी कहां गया। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का एक काम करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। चलते हैं डीआरएचपी पे। कंपनी ने जो डीआरएचपी फाइल कर रखा है ये मैंने पूरा खोला, 117 पेज तक तो मैंने पढ़ लिया। इस पे पढ़ते पढ़ते क्या पता चला समझते हैं जरा। जना ग्रुप, जना होल्डिंग्स के आसपास अभी 33% है। फिर ये हीरो एंटरप्राइज 0, टीपीजी के पास 7%, अमांसा होल्डिंग 9%, नॉर्दर्न 5, वोल्डा 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 करते करते 85% जो है वो एफआईआई, डीआईआई या प्रमोटर ग्रुप के पास है।
जो इनके पास मेजर स्टेक्स है वो ये सारे नाम सामने लिखे हुए हैं, जिनके पास ऐसा नहीं है जो कल आज परसों बेच देंगे, नहीं 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 नहीं, ये होल्ड करने वाले ग्रुप है। फॉर एग्जांपल बजाज आलियांज, आशीष कचोलिया सर का नाम भी सामने आ गया, 1.39% के आसपास है। बंगाल फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देख सकते हो, क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, ट्री लाइन, हार्बर वेस्ट, और ये सब बड़े 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 नाम सामने आ गए जिनके पास 85% के आसपास बना हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि प्रमोटर के पास सिर्फ 25 है, प्रमोटर प्लस एफआईआई डीआईए के पास 85% है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया फाइनेंशियल्स। चलिए जी फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स क्या बोल रही है जरा कंपनी के। पीरियड एंड फुल ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं एज ऑलवेज, जैसे हमने राशि में भी किया था। एसेट्स 19,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, बाप रे 25% ग्रोथ दिख रही है एसेट्स में, 28,000 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू की तरफ देखते हैं। एसेट्स तो काफी सारे होंगे, रेवेन्यू मेन है। रेवेन्यू क्या होता है, बैंक में जिन पे इंटरेस्ट वो कमा रहे हैं वो रेवेन्यू है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे 2700 करोड़, 10% का जंप आया, 3,000 करोड़, ऑलमोस्ट 20% जंप आया यहां पर, 3700 करोड़, और अब 2200 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 4500 के आसपास आ गया। फिर भी एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है 20% के आसपास। बट प्रॉफिट कितना है वो बताओ। 72 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहां पर मार्जिन कंपनी के पास 3% के आसपास, यहां पर ड्रॉप हो गया। 3,000 करोड़ की सेल्स पे से 17 करोड़ का प्रॉफिट। रीजन है कोविड वेव 2। वेव 2 अप्रैल मई तक चली, जून तक चली थी इनफैक्ट। तो यहां पर लोगों ने लिया, लोन वापस नहीं करा। लोगों ने कहा चल भाग यहां से, हम नहीं दे रहा तेरा लोन, जोक सपाट। चलो वापस से रिकवरी करी, 255 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। मार्जिन अभी भी 5-6% के आसपास ही है। यहां पर 3% था, यहां पर तो छोड़ ही दो, क्या ही कैलकुलेट करें, 1% भी नहीं है। और चलो लिख ही देता हूं, फिर भी 1%, 6%। अब हो गया 213 करोड़, 213 हो गया 425 करोड़, और मार्जिन हो गए ऑलमोस्ट 10%। 3, 1, 6, 10 मार्जिन ग्रो कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बेस्ट पार्ट यही निकल कर आ रहा है। बट बैंक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनपीए। अब यहां पर एनपीए नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नॉलेज देखेंगे तो पूरी देखेंगे। चलते हैं वापस डीआरएचपी पे। हम आ गए डीआरएचपी पे और हमने इनसे कहा भैया बताओ एनपीए कितना है। रीजन इज वेरी सिंपल, लोन दे रहे हो 100 करोड़ का, समझ आता है, वापस आया 90 करोड़, तो यानी कि 10% मार्जिन, यानी एनपीए बन गया, वापस कभी नहीं आएगा, रियलाइज कर चुके हैं। लोन दिया 1,000 करोड़ का, वापस अभी भी 10%, 10 रुपए नहीं आए, 10 करोड़ नहीं आए, तो आपके पास एनपीए बना 1% का। तो ये जो एनपीए है ना, ये मेन है बैंक्स के रिजल्ट्स में या फाइनेंस के रिजल्ट्स में। समझिए जरा कंपनी क्या बोल रही है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए पर आ जाते हैं। एक काम करता हूं, थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है। यह है ग्रॉस एनपीए, यह है नेट एनपीए। समझते हैं क्या बोल रही है। 2021 2022 कंपनी कहती है पहला हमारा एनपीए था 7%, रिड्यूस हो गया 5%, रिड्यूस हो गया 3%। बहुत ही बढ़िया बात है। नेट एनपीए 5 से 3 से 2। आगे आने वाले क्वार्टर में यही चीज मैंने 2 साल पहले बोली थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, धनलक्ष्मी बैंक के लिए, कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हर क्वार्टर पे एनपीए गिरते जा रहे हैं। और अब जब भाग रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं, सेम चीज इसके साथ है। ये देखो 7 से 5 से 3 से 2.5, 2.5 से 2, 2 से 1 के नीचे आ जाएगा, बट 1-2 सालों के अंदर, इमीडिएटली नहीं आएगा। वापस आ जाते हैं। एनपीए अच्छे लग रहे हैं, ड्रॉप एनपीए अच्छे लग रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो तो बड़ा होगा ही, क्योंकि बैंक लेगा ज्यादा, देगा उससे कम, और इक्विटी कम रखेगा, क्योंकि बैंक को तो सर्व करना ही है, तो डेट तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.28 है, अच्छी बात है, यानी बैलेंस शीट से बुक वैल्यू निकल कर आ रही है। किस लिए पैसा उठा रहे हैं? पैसा उठा रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कि हमें और काम करना है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। चलो जी आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। 414 प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड 414। कंपनी कह रही है 570 करोड़ रुपए चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1 डेफिनेटली अप्लाई करना है। क्यों? एनपीएस ड्रॉप हो रहे हैं, मार्जिन्स ऊपर आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है जो धीरे धीरे एनपीए सिर्फ 2, 2.5, 3% तक ले आया। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा अभी तक इसका।
नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के 22 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन को ही सर्व कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हिट होगा। क्यों हिट होगा? क्योंकि यहां पर सेम टाइम पे 1 2 3 आ रहे हैं और इसका भी पैसा अनब्लॉक होगा या नहीं होगा वो आइडिया नहीं है उस टाइम के लिए, तो डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन हिट होगा। बट यहां पर बैंकिंग का बहुत टाइम बाद आया है, तो यहां पर कुछ 60 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। म्यूचुअल फंड वाले जो है वो इसको डेफिनेटली भागेंगे अप्लाई करने के लिए। लिस्टिंग इन 414 रुपए ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, 200 250 300 रुपए के आसपास एक स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस का शेयर आता तो बढ़िया लगता, क्योंकि 414 रुपए में तो यार कितने शेयर मिल जाएंगे, कितने पीएसयू कंपनीज है जो बड़ी बड़ी बैंक है वो 414 रुपए में मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। 26 टू 42% के आसपास लिस्टिंग गेन है। मार्केट बुलिश है, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है, कैपिटल कम हो गई, कैपिटल नहीं आई शुड से एनपीए कम हो रहे हैं, तो 26 से 42% के आसपास कहीं लिस्टिंग गेन है, बट लिस्टिंग गेन है तो हम डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करेंगे ताकि हमारे अलॉटमेंट वगैरह के चांसेस बढ़ जाए। और भी आईपीओ जो आएंगे उनके मैं वीडियोस बनाऊंगा डिटेल्ड में, ऐसे ही एक एक चीज लेकर समझाऊंगा, बने रहो मेरे साथ। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, lots of love।